यस सर, गुड मॉर्निंग। माहौल सर, चाय तो इफेक्ट कर रही है सर, मतलब कुल मिला के। सर चाय में कुछ मिक्स तो नहीं करते हो आप? एल्कोहल लिकर फोर, वाह जबरदस्त माहौल। सर आइए सर, सप्लाई का डेफिनेशन। द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, क्लियर, तुम भी हो, हाँ है ना भाई। आइए क्लोज नंबर ए की तरफ देखो सर आप। सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए की बताइए क्या कहता है सर? सप्लाई इंक्लूड्स, सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज अच्छा पहले तो क्या बोला? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज, ये भी एग्जांपल है बेटा। अब सच इज में पता है क्या बोला है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। लिखता हूं भी सर, क्योंकि केवल एक्साइज या वेट मर्ज नहीं हुआ, सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ है साहब। क्लियर सर? सच इज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज। राइटिंग समझ मारी आपको सर? अब थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूं कि लिखने में टाइम लगाऊंगा तो क्या मतलब सर, जितना टाइम बचा उतना अच्छा अपने लिए। बुक में तो लिखा ही सर सब कुछ। सर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और agreed to be made, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business, full stop. in the course or furtherance of business, full stop. ओके ओके, अब ध्यान मेरी सर, ध्यान मेरी तरफ बेटा। सर 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 अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये तो चलो चीज है, ठीक है, जो मैंने लिखा है वो आप क्लिक भी कर सकते हो बाद में और बुक में मिल ही जाएगा आपको। सर इधर ध्यान, इधर ध्यान। अब ऑपरेशन हो रहा है सर इसका। सप्लाई इंक्लूड्स, और हाँ ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है सर। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। क्योंकि केवल और केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ है, कई सारे स्टेट टैक्सेस भी मर्ज हुए, सेंट्रल टैक्सेस भी मर्ज हुए बेटा, हाँ है ना भाई। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो सारे फॉर्म ऑफ सप्लाई मर्ज हो गए इसके अंदर। सच इज, ये भी एग्जांपल है केवल, वैसे इसमें कुछ छोड़ा नहीं, पर सच इज सेल। अच्छा, सेल केवल गुड्स का नहीं होता है, सेल सर्विसेज का भी होता है बेटा। वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज टू यू, हाँ है ना भाई। सेल, एक्सचेंज। अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, सेल सेल का एग्जांपल, मान लो ये पेन मैंने बनाया, ये पेंसिल मैंने बनाया है और मैंने आपको बेच दिया फॉर रुपीज 10,000 बेटा। क्लियर? दिस इज सेल। एक्सचेंज, सर कोई भी पुराना मोबाइल लेके आओ और नया लेके जाओ, साथ में 50,000 रुपए को दे देना बेटा, हाँ है ना भाई। सर अरे क्लियर, समझे आप मेरी बात? तो सर एक्सचेंज होता ना सर। क्लियर? अगर नया मोबाइल मिल रहा है कितने का? 70,000 का। आप नया मोबाइल परचेज करोगे 70,000 मिलेगा। ओल्ड फोन लेके आएंगे अगर स्मार्टफोन, तो आपको 50,000 में नया फोन मिल जाएगा। होता ना बेटा एक्सचेंज। दिस इज ऑल्सो सप्लाई। बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। मतलब मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद बेटा। सर प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, हाँ ना भाई। अरे ऐसे नो बार्टर सिस्टम बेटा। क्लियर? कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, बस काइंड में कंसिडरेशन हो रहा दोनों केस में। क्लियर? बार्टर, सेल, एक्सचेंज, बार्टर।
ट्रांसफर, सर मैंने अपने बिजनेस के असेट, मेरी एक ब्रांच है मुंबई में यहां पर सर, और एक ब्रांच है उदयपुर राजस्थान में, मैंने कुछ गुड्स अपने इस ब्रांच से वहां दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए, या सर अपने किसी दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर दिए, हाँ है ना, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर सर? सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, सर फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, बोथ आर कवर्ड हियर। सर लाइसेंस, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया बेटा, वो सॉफ्टवेयर को यूज करने का लाइसेंस आपको दिया, हाँ है ना, क्लियर? कोई प्रॉपर्टी है सर, उसको यूज करने का लाइसेंस मैंने आपको दिया बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर? रेंटल, कोई गुड्स मैंने रेंट पे दिया आपको, कोई सर मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट पे दी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर? वो रेंटल। और डिस्पोजल, मैंने अपने बिजनेस के एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए, हाँ है ना, भले पार्शियल डिस्पोज ऑफ किए या सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों, क्लियर? ये सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे, हाँ या ना? बट ये सप्लाई के स्कोप में तभी आएंगे when those are made for a consideration plus in the course or furtherance of business, वो बात करेंगे धीरे धीरे चल के बेटा। अभी मैंने ये टर्म्स को समझा है, एक एक एग्जांपल देके कि आखिर होता क्या है सर। अरे क्लियर सर? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। केवल गुड्स नहीं, सर्विसेज भी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सर भले गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन हो या केवल गुड्स हो केवल सर्विसेज हो, यस एवरीथिंग इज कवर्ड। अब आगे देखो क्या लिखा है बेटा, when such supplies are made or agreed to be made, when such supplies are made or agreed to be made। एक मिनट, या तो मैंने सप्लाई, अब यहां पे समझना बेटा, सर ये रिमोट में बनाता हूं बेटा, मान लो, ओके, ये रिमोट मैंने सप्लाई किया, ओके सर, ये रिमोट मैंने सप्लाई किया, या फिर मैंने एग्री किया मैं सप्लाई करूंगा। अच्छा, मैंने एग्री किया आपको सप्लाई करूंगा, मैं एग्री कब करूंगा सर? आपने मुझे एडवांस पेमेंट किया होगा सर। फॉर एग्जांपल ये बैच के लिए, क्लास के लिए, ये लेक्चर के लिए आपने एडवांस बुकिंग कराई थी बेटा, हाँ है ना, आपने जैसे ही एडवांस बुकिंग कराई मैंने एग्री किया, यस आई विल सप्लाई, हाँ है ना भाई। इसलिए सर एग्री टू पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट अगर आ गया है, क्या आ गया मालिक, तो भी मान लेते कि सप्लाई हो गया है, और सप्लाई के स्कोप में आ गया तो क्या लग गया है बेटा, जीएसटी। इसलिए सर मेरी बात हो सकता है थोड़ा धीरे से समझ में आएगी आपको, सर इसीलिए गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्या बोला मालिक, अगर सप्लाई कर दिया तो सप्लाई है ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया मतलब अगर एडवांस पेमेंट आ गया तो जितना अमाउंट एडवांस आया उतना सप्लाई के स्कोप में आ गया, और उस एडवांस रिसीव पे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में आ गया। सर बहुत सारे लोग अभी चुप इसलिए कि सर सर्विसेज में अगर एडवांस रिसीव होता है तो जीएसटी लगता है, पर सर गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव होता है तो जीएसटी लगता है, पर एक नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव हो रहा है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में, कहां पढ़ेंगे बेटा, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, तब बात करेंगे हम इसके बारे में, पर लिंक यहां से हुआ है। और हां केवल सर्विसेज के लिए नहीं, गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर आपने सप्लाई कर दिया वो तो सप्लाई है ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। इसलिए गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों के केस में एडवांस अगर रिसीव हो गया मतलब आपने एग्री कर लिया। देखो आपने मुझे एडवांस दे दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लेना एडवांस बेटा, कोई लोन तो दिया नहीं आपने मेरे को बेटा, मैंने एग्री किया मैं सप्लाई करूंगा, भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, सप्लाई के स्कोप में आ गया। शायद मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? अरे यही से तो टाइम ऑफ सप्लाई कनेक्ट हुआ है बेटा। अगर कोई चीज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी तो टाइम ऑफ सप्लाई तो बहुत बात की बात है बेटा। क्लियर सर, सप्लाई के स्कोप में आ गया अगर एडवांस रिसीव हुआ तो बेटा उसका मीनिंग समझ में आया, एग्री टू बी मेड बेटा, यस या नो? क्लियर? पहले केवल सर्विस टैक्स ऐसा हुआ करता था जिसमें एग्री टू बी सप्लाइड लिखा था बेटा, सर्विस टैक्स में लिखा था, एक्साइज और वेट में कहीं नहीं लिखा था कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और अग्रीड टू बी मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स सोल्ड और अग्रीड टू बी सोल्ड, ऐसा नहीं लिखा था सेल्स टैक्स में, ऐसा नहीं लिखा था एक्साइज में। ये सर्विस टैक्स जब था, सर्विस टैक्स में लिखा था क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड लिखा था बेटा। वहां से उठा के लेके आए लोग और लिख दिया क्या, गुड्स हो या सर्विसेज और बोथ हो, दोज आर सप्लाइड मेड और अग्रीड टू बी मेड। इसकी भी कहानी समझाऊंगा मस्त सर, शानदार, इसका हिस्ट्री बता दूंगा पूरा ऑपरेशन करके, पर अभी नहीं, वक्त आएगा तब बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तब। पर अभी समझ में आया कि नहीं आया सर?
पूरा ऑपरेशन कर डालूंगा, कहां से प्रोविजन में एक एक वर्ड कैसे बनाना सर मैं बता दूंगा, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, पूरा इतिहास बता दूंगा सर। पर सर अभी नहीं, वक्त आने पर, क्योंकि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता है नहीं। आइए सर, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हाँ है ना, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन। और पता है द टर्म पर्सन, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स सारे लोग, सब कुछ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी, कॉर्पोरेट, सर एओपी, बीओआई, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सर एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सब कुछ ले भाई। क्यों? कि कोई भी अगर पर्सन के स्कोप से बाहर तो सप्लाई के स्कोप से बाहर, क्योंकि सप्लाई अगर कोई पर्सन करेगा तो जीएसटी लगेगा। अभी हूं ढंग से नहीं आया बेटा यार, नहीं जबरदस्ती नहीं, वापस बोलता बेटा, कोई बात सर, वाह वाह वाह, मैं वापस बोलूंगा सर, वाह वाह एकदम। सप्लाई अगर कोई पर्सन करेगा तो जीएसटी लगेगा सर, क्योंकि सप्लाई बाय अ पर्सन बेटा, इसलिए पर्सन के स्कोप से सर कोई भी पर्सन एक्सक्लूड नहीं हुआ है, हर एक पर्सन को इंक्लूड किया हुआ साहब इन्होंने। और पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा है? पर्सन इंक्लूड्स, हाँ है ना भाई, सब लिख दिया, पर ऊपर क्या लिखा है? इंक्लूड्स। बात समझ में आ रही? देखो लॉजिक समझिए चीजों का सर, हर एक चीज को कनेक्ट करते हुए चलिए सर आप। क्लियर? समझे मेरी बात? आपका सोचने का दायरा बढ़ता जाएगा सर। क्लियर? आपकी माइंड की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सर, तो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी सर। ओके अगर आपको पर्पस समझ में आ रहा ना लॉ का सर, क्योंकि सर लॉ मेकर्स ने क्या किया, सारे टैक्सेस को सबस्यूम किया, मर्ज किया, तो कोई भी चीज टैक्सेबिलिटी के स्कोप से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जहां जहां लगता है कि यहाँ पे इंक्लूड लिखना चाहिए वहां इंक्लूड लिखा बेटा, हाँ है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है सर आपको? चलिए सर, कई बार तो हमने ध्यान ही नहीं दिया डेफिनेशंस पढ़ते वक्त कि इंक्लूड लिखा कि मीन्स लिखा बेटा। अब आपको शायद ध्यान रहेगा कि इंक्लूड्स लिखा कि मीन्स लिखा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ गया कि मीन्स लिखने में और इंक्लूड्स लिखने में क्या फर्क है सर, हाँ है ना भाई? माहौल सर, सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर समाज सेवा पे जीएसटी। सप्लाई शुड बी फॉर अ, अच्छा हो सकता है एक ही बात को मैं आपसे 4-5 बार बुलवा दूं बेटा, पर कोई ना कोई कारण होगा तभी बुलवाऊंगा सर, वरना टाइम नहीं आपके पास भी मेरे पास भी बेटा, है ना? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन के लिए काम किया है, क्विड प्रो क्यो, मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया, अगर ऐसा है तो वो सप्लाई है, है ना? मोहब्बत नहीं है बेटा सर, इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन इट इज सप्लाई, हाँ या ना भाई? एंड सर कंसिडरेशन मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड, समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। योर इंटेंट शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन। सर प्लीज बात को प्लीज यहां अच्छे से फिट करिए, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी। सर आपके दिल से हमेशा पूछना क्या कंसिडरेशन के लिए काम किया है, अगर दिल कहते हाँ तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। मंदिर में आपने सर को डोनेशन दिया, क्या भगवान को फीस दी है? इस बार तो पास करा ही देना, भगवान बोलते 10 रुपए चढ़ा अभी पास करा दो, ऐसा नहीं, दैट इज अ सर प्योरली मनी दिया है, दैट इज डोनेशन, दैट इज नॉट कंसिडरेशन, दैट इज नॉट फीस। Everywhere where money is involved is not a consideration at all. पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसिडरेशन है, हाँ है ना भाई? सर क्विड प्रो क्यो, हाँ है ना? कुछ करने के लिए कुछ मिला है, क्लियर, और कुछ पाने के लिए आपने कुछ किया है, तो सर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। इट शुड बी फॉर अ, प्लीज इस बात को 2-3 बार रिवाइज करो, मेरे एग्जांपल आ रहा है सर। सर इट शुड बी फॉर अ, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सर सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में। सर आपसे नीचे उतर के किसी ने अंधेरी स्टेशन का रास्ता पूछा बेटा, आपने उसको बता दिया इधर जाके इधर इधर, कोई फीस लिया आपने बेटा? कोई फीस के लिए काम किया आपने बेटा? क्या है वो? समाज सेवा है बेटा, क्लियर, इट इज विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। There is no point of GST at all. It is not supply at all. Because that is without consideration. आपने गूगल पे कुछ सर्च किया,
क्लियर? उस सर्च में जो रिजल्ट्स दिए दोज आर फ्री फॉर यू, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर वो फ्री सर्विस है बेटा, हाँ है ना? सर कोई सप्लाई नहीं है। कोई फ्रेंड ने आपसे पूछा कि सर जिंदगी में बहुत तकलीफें है, क्या करूं? उसने बोला मेरी जिंदगी देख ले, तेरी तकलीफें कम लगेगी तेरे को। सर आपने एडवाइस बांट दी। सर दैट इज ऑल्सो विदाउट कंसिडरेशन, हाँ है ना भाई? समझे आप मेरी बात? तो सर इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ, कंसिडरेशन में भी इन मनी में भी इन काइंड, वो एक अलग बात है सर। क्लियर? मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया फॉर कंसिडरेशन, यस वो सप्लाई है। मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया बदले में मैंने आपसे बोला कि आप मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे। क्लियर? अगेन दैट इज अ कंसिडरेशन, दैट इज सप्लाई फॉर यू एज वेल एज मी, है ना? आपके लिए भी सप्लाई है, मेरे लिए भी सप्लाई है बच्चों। क्लियर? वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बाद में पढ़ेंगे वैल्यूएशन पढ़ते वक्त बच्चों, पर हाँ इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी फॉर अ। चलिए सर किसी मंदिर में, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सर जो भी है सर, या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहां आपने डोनेशन दिया, क्या दिया सर आपने? क्या सप्लाई है? क्या जीएसटी लगेगा? नो। मान लो आपने किसी मंदिर वगैरह में डोनेशन दिया और वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे बेटा, रूम वगैरह का, या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बेंचेस बना रहे थे बैठने के लिए, और उन्होंने वहां पर आपका नाम लिख दिया। होता ना सर, कई बार देखते होंगे आप, फैमिली का नाम लिख दिया है कुछ भी, कि सर वी आर, आप जस्ट अपना थैंक यू कहने के लिए, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने अपना नाम लिखा कि रिसीव्ड अ सम ऑफ XYZ अमाउंट फ्रॉम मिस्टर उज्जवल, हाँ है ना? और सर ये नाम लिख दिया उन्होंने। हाँ जी, बताओ क्या उन्होंने आपकी मार्केटिंग दी? क्या मार्केटिंग सर्विसेज दी क्या उन्होंने आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा? नहीं, कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को उज्जवल ने बोला होता क्या कि सर मेरा बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का, आप आपके किसी रूम के बाहर लिखवा दो इनकी कंपनी का नाम, ABC प्राइवेट लिमिटेड और लैपटॉप सप्लायर, हाँ है ना? कोई साइन बोर्ड लगा दो हमारा, कोई पोस्टर हमारा लगा दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई ऑर्गेनाइज करता इवेंट, या कोई मंदिर वगैरह बहुत बड़ा इवेंट कर रहा था जहां पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत गैदरिंग होती है साहब, इसका मार्केटिंग होगा। सर उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने एग्री कर लिया कि ठीक है साहब, हम तुम्हारा ये नाम वहां लिख देंगे बिजनेस का बेटा, टू प्रमोट योर बिजनेस, और उसके बदले में आपने मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सर आपने 1 लाख दिया, अब सर इसने 1 लाख जो दिया उसमें नाम क्या लिख दिया? डोनेशन दिया 1 लाख का। इज इट डोनेशन? सर बताओ ये 1 लाख सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? सर ये जीएसटी के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? सर दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या मंदिर मस्जिद जो भी था बेटा, उसने सर्विसेज दी है फॉर अ कंसिडरेशन, और वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, हाँ या ना? पक्का बच्चों? डन। ये सर्कुलर था बेटा, क्लियर? जो आपने सॉल्व किया बेटा, मैंने पढ़ाया नहीं सर आपको, ओके? एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ सीए फाइनल आल्सो, ओके सर? नेक्स्ट पॉइंट, यस ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था सर, और सुनना बेटा ध्यान से। सर मान लो कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कुछ भी है सर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कोई बिल्डिंग बन रही है बेटा, या स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चल चले मस्त एग्जांपल, कोई स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहां आप पढ़े थे बेटा, अब आप सीए बन गए, स्कूल वालों ने आपको बोला साहब अपना स्कूल है जहां से आप बड़े हुए हो साहब, जैसे आपके सपने पूरे हुए वैसे कई सारे बच्चों के सपने हमें और पूरे करने हैं, तो वी नीड अ डोनेशन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम योर साइड। आपने बोला डन, पर ये डोनेशन केवल इस बिल्डिंग बनने में ही काम आना चाहिए, आपने बोला है बेटा, क्लियर? किसी और पर्पज में काम नहीं आना चाहिए। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? सर आवाज नहीं आ रही हुए? सर ध्यान देना बेटा, कोई स्कूल ने कोई सर्विसेज नहीं दी आपको कंस्ट्रक्शन की बेटा, जिसके लिए उन्होंने आपसे फीस लिया है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, उसके लिए अगर आपने डोनेशन दिया है, इट डजंट मीन कि आपने कोई फीस दिया है, इट डजंट मीन कि आपने कोई कंसिडरेशन दिया है, इट्स नॉट अ सप्लाई एट ऑल, स्टिल इट इज अ डोनेशन ओनली बेटा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? ठीक सर, मतलब डोनेशन और फीस में समझ में आ रहा है फर्क आपको क्या है बेटा, क्लियर? तो गिफ्ट किसी रिलेटिव ने, सर आप सीए बन गए, आपने उनको सर चरण स्पर्श किया, धोख लगा, उन्होंने आपको 5100 रुपए दिए गिफ्ट, होता ना सर कई बार, मामा क्या जाता है बेटा, क्लियर? लिफाफा मिलता है सर, अब ऐसे केस में क्या वो सप्लाई है? आवाज नहीं आ रही ओए? मामा ने पैसे इसलिए दिए कि मम्मी को परेशान मत करना, ले फीस रख,
ऐसा नहीं सर, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। कोई गिफ्ट मिला है, कोई डोनेशन से, दोज आर नॉट कंसिडरेशन एट ऑल, दोज आर नॉट फीस एट ऑल। हाँ है ना भाई? पर हाँ सर, वहां पे आपने मंदिर को 1 लाख रुपए दिए थे आपका नाम का एडवर्टीजमेंट, आपके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, क्या वो डोनेशन नाम लिखने से क्या डोनेशन हो गया क्या बेटा? वो दैट इज अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ है ना सर? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी फॉर अ ओके सर, ध्यान देना इधर, मंगेश भाई ध्यान देना इधर। सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। अब सुना बात को ध्यान से, एक एग्जांपल लू मस्त वाला, एकदम शानदार मस्त वाला एग्जांपल लू क्या आपके लिए? पक्का? चलिए सर, शानदार। मान लो, बहुत बढ़िया सर। सर क्या नाम? यश। ये सीए कर रहा है सर, कोई डाउट है क्या आपको भाई? अब सर इनके पापा का मान लो बहुत बड़ा बिजनेस है सर, चलेगा ना सर आपको? अभी देख मजा आएगा तेरे को भी। सर मान लो इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है सर। सर और जितना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी फैक्ट्री, उतना ही हेडेक होता है, उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उतना ही सर आपके लिए कमिटमेंट होते हैं सर। हाँ है ना? और पापा बिजनेस करने वाले अभी अकेले ही मैनेज करने वाले, क्योंकि बच्चा तो सीए कर रहा है। और सर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा, पापा की टेंशन बढ़ रही। पापा धीरे धीरे थोड़ा टेंशन में लग गए। एक दिन यश ने बोला, पापा क्या टेंशन है मुझे बताओ, मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की स्टेट ऑडिट वगैरह करता हूं आर्टिकलशिप टाइम में, आपका तो क्या है, छोटा सा बिजनेस है। सर इसने पापा को बोला, पापा आपके बिजनेस की क्या टेंशन है मुझे बताओ, आई कैन सॉल्व। पापा ने बोला, ओ भाई पढ़ाई में दिमाग लगा, दिमाग खराब मत कर। पापा ने इसको काउंट किया ही नहीं, बात ही नहीं सुनी, और मतलब इसका तो ईगो हट हो गया कि मैं भी सीए फाइल में हूं और बड़ी बड़ी कंसर्न की आर्टिकलशिप करता हूं, और स्टेट ऑडिट मेरे हाथ से फाइल होती है, केवल साइन करता है हमारा बॉस आके, भाई काम सारा मैं करता हूं। और साहब ये तो बात ही नहीं सुन रहे। एक बार और ट्राई किया, बोला दिमाग खराब मत कर, पढ़ाई में ध्यान लगा, सीए कर। और सर इसका उस दिन से दिमाग खराब हो गया, ईगो हट हो गया, और इसने बोला और किसी को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, इनको जरूर सीए बन के दिखाऊंगा। और उस दिन से बच्चा मेहनत करने लग गया और यहाँ पे आ गया क्लास में पढ़ने के लिए सर। और सर देखते ही देखते दिन रात इसने मेहनत करी, और सर जब एग्जाम्स आए, जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस, और जिस दिन रिजल्ट आया सर यश सीए यश बन गए। माहौल जश्न जबरदस्त, एंड सर पार्टी शार्टी एकदम जश्न बन रहा है साहब। यस यस वही माहौल चल रहा है सर इनके भी यहाँ पे, और सर फुल माहौल एकदम, पापा भी बहुत खुश साहब। अब 3-4 दिन निकले, माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और सर इसने पापा को बोला, पापा अब बताओ, नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब बताओ आपके बिजनेस की क्या टेंशन, नाउ आई कैन सॉल्व एवरीथिंग। पापा ने बोला जॉब लग गई, चल दिमाग उधर लगा। मतलब पापा ने तो सर अभी भी काउंट नहीं किया, बोला साहब तो सीए हो ना हो, हमारे तो बच्चा ये, और दिमाग खराब मत कर, तू ऐसा अपने आप को मत समझ कि तूने सीए के लिए तो बहुत बड़ा तीर उखाड़ लिया है सर, अभी तू दिमाग तेरा जॉब में लगा, आप दिमाग खराब मत कर। और सर पापा ने काउंट ही नहीं किया, इसने बोला ठीक है मेरे को क्या है, आपका बिजनेस आप जानो। और सर धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही, पापा की कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पापा की टेंशन बढ़ती जा रही है, और सर बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स अब पापा का हो गया कि पापा टेंशन में रहने लग गए, और धीरे धीरे पापा का बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो कम होता गया और लॉस की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन इससे रहा नहीं गया, और इसने, पापा ऑफिस जा रहे थे, पकड़ ले पापा, बाबा आपको अपने बिजनेस की क्या टेंशन बतानी ही पड़ेगी, बतानी ही पड़ेगी। वो पापा ने कहा भाई ये बच्चा गया हाथ से, ऐसा लग रहा है। और अल्टीमेटली पापा ने फिर इसको बैठ, नहीं बैठूंगा, ठीक है खड़ा रहे। और पापा ने इसको अपने बिजनेस की सारी टेंशन बताई कि सप्लायर से जब माल परचेज करते हैं, उनकी परचेज क्वालिटी हम जो पसंद करते, जो फाइनल करते हैं, वो आता नहीं, कुछ और आता है।
और सर स्टॉक कभी मैच होता नहीं है, स्टॉक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो बोलता है स्टॉक इसने मैच किया, इसने नहीं किया, ये क्या वो किया। इधर जब हम प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन टाइम पे होता नहीं, क्वालिटी भी बैठती नहीं, पेमेंट टाइम पे आता नहीं, पेमेंट हमको टाइम पे करना पड़ता है, बैंक से लोन ले रखा है वो इसकी ईएमआई बाउंस हो गई है, उधर इंटरेस्ट का रेट ये वो हो इतना, इसने बोला पापा आउट ऑफ सिलेबस। और ऐसा नहीं बोला इसने, और इसने पापा बोला पापा एक काम करो, आपके सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये टर्म्स को हटा के ये वाले टर्म्स लिखो, आपके जो शुक्ला जी वहां पर जो काम कर रहे हैं स्टॉक का मैनेजमेंट देखते हैं, शुक्ला जी को हटा के वहां पे रमेश भाई को लगाओ, रमेश भाई को हटा के वहां पे सर शर्मा जी को लगाओ। और साहब ऐसा ऐसा ये वो 10-15 ज्ञान इसने इतना बांटे पापा को, आधा घंटा हो गया, पापा ने कहा हो गया बस अब तो रिलैक्स है, चल निकल मैं जाता हूं अपने ऑफिस। पापा ने बोला कि भाई तू तेरे जॉब पे लग, मैं मेरा काम करूँ अब। सुबह सुबह दिमाग खराब किया 1 घंटे तक। इसने बोला पापा आपको समझ में आ गया? बोला हाँ समझ में आ गया, तू जा। पापा मेरी बात मान लेना। पापा ने क्या बोला, एक तो जबरदस्ती तूने मेरे को रोका, फिर जबरदस्ती मेरे से बिजनेस की प्रॉब्लम्स पूछी, फिर मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए था तेरे से, फिर भी तूने दिया, और अब बोल रहा है इंप्लीमेंट कर देना, ना हो पाएगा। और पापा ने इसकी बात को इग्नोर किया, और सर पापा अपने बिजनेस पे, ये अपने काम पे। और धीरे धीरे पापा के बिजनेस की टेंशन बढ़ती जा रही, धीरे धीरे पापा का बिजनेस लॉस मेकिंग हो गया। एक दिन इसने पापा को कह दिया, अच्छा पापा ने बड़े से बड़े कंसल्टेंट हायर कर लिए, कुछ ना हो पाया। एक दिन इसने पापा को कह दिया कि पापा मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो। कई बार जब आप फैक्ट्री नहीं होते मैं पीछे से जाता हूं, मैं देखता हूं कहां क्या गलती हो रहा है, मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिजनेस। बंद हो जाएगा सर, वैसे भी बंद होने वाला है आपका, बात मान लो मेरी कह रहा हूं मैं। और बालक पापा ने इसकी बात मान ली, और जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी, कुछ दिनों में ही पापा के बिजनेस पूरा पापा की बिजनेस की प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई सर। और पापा का बिजनेस जो लॉस मेकिंग हो रहा था अब प्रॉफिट मेकिंग तरफ आ गया। मजा आ गया जिंदगी में। इसकी जिंदगी की पहली एडवाइस वो भी पापा को, और वो भी धमाकेदार, और पापा भी बोले मेरा बेटा सी है माहौल के साथ। और पापा ने खुश होकर इसको 10 लाख रुपए दिए, ले बेटा ऐश कर, मुझे पता है पिछले 5 साल तूने कुछ नहीं किया है सर। ले बेटा ऐश कर। पापा ने 10 लाख रुपए दे दिए। मेरा पॉइंट आपसे ये, इस 10 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? इज इट सप्लाई और नॉट? अब थोड़ा यस नो में आंसर मत दो बेटा, थोड़ा सा रिवर्स जाओ और फिर सोच के आंसर दो बेटा। वो सप्लाई का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, वहां फिट करके देखो ये फिट होता है नहीं होता सर। सर आपने सर्विसेज दी, आपने सर्विसेज दी, पापा को दी, क्या आपने पापा को सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन दी? क्या आपने फीस के लिए काम किया? आपने पापा की खुशी के लिए काम किया, हाँ है ना? दैट सप्लाई वॉज नॉट मेड फॉर अ कंसिडरेशन, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ऑल्दो 10 लाख रुपए जो मिल गया है दैट इज अ गिफ्ट, नॉट अ फीस, हाँ है ना? उस 10 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आप केवल बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है और उस पर लगा दो जीएसटी, ये सही बात नहीं है। यहाँ पे 10 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सर। आवाज आ रही हो? देखो इनकम टैक्स मेरे को नहीं आता है, हो सकता है 10 लाख पे इनकम टैक्स लग जाए, वो मेरे को नहीं पता, पर जीएसटी तो नहीं लगेगा। दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। क्लियर? और सर आप सोचिए, यश के बारे में सोचिए अब। सर जिंदगी की पहली एडवाइस, वो भी पापा को, वो भी धमाकेदार, इतनी शानदार। और सर मीनवाइल अपना जॉब सर्च कर ही रहा था कि मैं क्या करूं सीए बनने के बाद। और सर इसने सोचा ये काम जोरदार है, इसने भी अपना कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल दिया। जैसा था ना सिंबाद द सेलर, ऐसे ही यश द कंसल्टेंट, सर इस नाम से इसने ऑफिस खोल दिया बिजनेस कंसल्टेंसी का। जैसे ही इसने अपना ऑफिस शुरू किया, 3-4 दिन हुए सेटअप किया साहब, अब पापा आए ऑफिस। पापा ऑफिस आए अपने बिजनेस की कुछ इश्यूज लेके इसके साथ डिस्कस करने के लिए बेटा। जैसे ही पापा ऐसे डिस्कस करने लगे, ये अपना लैपटॉप ओपन किया और वहां पे कुछ काम करने लग गया। पापा बोलते रहे और इसका ध्यान लैपटॉप में, पापा की तरफ ध्यान है नहीं, पापा को इसने इग्नोर किया। थोड़ी देर पापा को लगा कि ये इसका ध्यान कहीं और है, तो ठीक है पापा रुक गए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये लैपटॉप बिजी, तो पापा ने कहा ठीक है, पापा होते हैं बेटा। पापा ने ठीक है यार, इसके पास नया कोई असाइनमेंट आया होगा, अभी बिजी है बेटा,
बाद में आता हूँ। पापा ने बोला अभी बिजी, बाद में होंगे, बोला हाँ हाँ ओके ठीक है साहब। नेक्स्ट डे पापा वापस आए, वापस वही कहानी बेटा। पापा को क्या पता है गेम खेल रहा है बेटा उधर, सर वही कहानी। अच्छा शाम को खाना साथ में खाते पर घर पे बिजनेस की बात नहीं करते ये लोग, ठीक है साहब। 2-3 बार ऐसा हो गया, पापा आए 2-3 बार आए, ये वैसा इग्नोर कर रहा है, पापा को समझ नहीं आ रहा है। एक दिन खाना खाते खाते इसने पापा को ऐसे ही बात कर रहे थे कुछ, तो पापा को बोला पापा आपका बिजनेस ठीक है। बोला क्यों बेटा? आपकी फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं, जो गुड्स खरीदेगा पैसा देगा, बात खत्म। पापा बोला हाँ, हमारे पास कौन सा गुड्स है, वी आर द कंसल्टेंट, हमारे पास जो है वो टाइम है, जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। बोला हाँ। पापा को समझ नहीं आया क्या बोला सर अब सर पापा शाम को टीवी देख रहे थे, फ्री थे, बैठे थे, सोच रहे थे यार मैं 3-4 बार इसके ऑफिस गया, इसने इग्नोर किया, और आज शाम को इसने क्या बोला, जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। दिमाग की बत्ती जली। मतलब बच्चा क्या कहना चाह रहा है, फीस लगेगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पापा ऑफिस में पहुंच गए, क्यों रही यश, क्या बोलना चाह रहा तू मेरे को? ये बोलता पापा समझदार को इशारा ही काफी है मतलब तुम मेरे से फीस लेगा? हाँ। तुम मेरे से? हाँ पापा हाँ। क्यों? दूसरे कंसल्टेंट हमने हायर किए, उन्होंने फीस नहीं लिया। बोला लिया, उनकी एडवाइस काम आई थी? नहीं। काम किसकी? मेरी। फिर भी फीस नहीं देना है, देना पड़ेगा फीस। मम्मी बोलती है तू सीए बन गया, क्या कर लिया? पापा को देख, मेरे को तो पैसा चाहिए साहब। इसने बोला पैसा चाहिए, बोला ठीक है ले लेना। ले लेना ले लेना नहीं, आप अभी बात करो पहले पैसे की। आपने मुझे बताया कितनी बार बेवकूफ बनाया है, और इसका तो एग्रीमेंट तैयार, ठीक है अभी बात कर लेते सर। इसने एग्रीमेंट तैयार करा हुआ है सर ऑलरेडी। और साहब पापा ने बोला कि ठीक है कैसे फीस का अरेंजमेंट करना बता सर, मंथली बेस पे करना है कि कैसे करना है, एडवाइस की बेस पे करना है? इसमें बोला साल भर का एक साथ अपन बात कर लेते हैं, पूरे साल में आपके जो भी काम होंगे वो मैं कर लूंगा ऑफिस से रिलेटेड। और साहब बोला ठीक है बोल। बोला 50 लाख रुपए। बोले क्या 50 लाख? ठीक है पागल हो गया क्या? पापा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे कंसल्टेंट हायर कर लो आप। और उसको पता था दूसरे कंसल्टेंट की बात पापा मानेंगे नहीं, उनका काम हो नहीं रहा है, इसी की बात माननी है साहब। पापा बोला अरे भाई थोड़ा तो कम कर। और इसने वहां पापा के ऑफिस से एक बोर्ड लाके रखा हुआ था अपने ऑफिस के अंदर, साइन बोर्ड, जिसपे लिखा था क्या, नो बार्गेनिंग और सर अल्टीमेटली माना नहीं, पापा ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, 50 लाख रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। ओके पापा ने साइन किया, और सर माहौल ही माहौल, लैपटॉप पे गेम खेलना छोड़ा और पापा के बिजनेस में लग गया। और देखते देखते 2-3 महीने में पापा के बिजनेस में 4 चांद लग गए सर। सारा सिस्टम ऑटोमाइजेशन कर दिया इसने, सेल्फ कंट्रोल सर, इंटरनल चेक इस तरह के इन्होंने लगाए कि सर पापा को ऑटोमेटिक केवल मोबाइल एप्लीकेशन देखना है कि कहां पे क्या काम हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है, सब कुछ रेडी। और पापा के बिजनेस सारी प्रॉब्लम्स खत्म, और पूरा सिस्टम ऑटोमाइजेशन पे आ गया, एंड पापा का बिजनेस करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहा है साहब। और इसने 2-3 महीने बाद अपने ऑफिस से किसी को भेज के सर बिल भेज दिया, 50 लाख प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। ओके साहब, अंकल ऑफिस में बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इनके ऑफिस का स्टाफ गया, टीम मेंबर गया, बिल दिया। अंकल ये बिल। बोले कौन सा बिल? बोले यश भैया ने भेजा है। बोले ठीक है रख दो। फिर खड़ा था, पापा ने थोड़ी देर बाद देखा क्या हुआ, बोला बिल, हाँ रख दिया ना, चल निकल गया वो तो। ऑफिस गया, यश ने बोला पेमेंट लाया? बोला अंकल ने बोला बिल रख दिया, चल मैं चला आया ठीक है, बोले अब चल चल, बोले तो बोला भैया अंकल पेमेंट चाहिए, चल क्या 2 दिन बाद वापस आना। 2 दिन बाद गया, और बोला जब तक पेमेंट नहीं मिला तब आना मत। बोला अभी चाहिए पेमेंट। ठीक है साहब, 2 दिन बाद वापस गया वो टीम मेंबर, अंकल वो पेमेंट? बोला हाँ। अंकल अखबार पढ़ने लगे वापस, न्यूज़पेपर, वो खड़ा है वापस। थोड़ी देर बाद अंकल पेमेंट? बोला हाँ मिल जाएगा। उसने न्यूज़पेपर नीचे किया, अंकल पेमेंट अभी चाहिए। बोला अभी चाहिए, इधर आ, चका मिल गया, चल अब निकल। और साहब उसने इसको जाके बोला, पापा ने मारा, अरे तो चिंता क्यों कर रहा है, मेरे को भी पड़ती रहती है चिंता मत कर, अपने भी बहुत एक्सपीरियंस है, कल वापस मैं नहीं जाऊंगा, आप देखो। ठीक है सर, 2 दिन बाद ये गया, और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी, पापा को भी पता कि ये क्यों आया, इसको भी पता, पापा को पता कि मैं क्यों आया। पेमेंट की बात कर नहीं रहे। थोड़ी देर बाद बोला कि पापा वो
ऑफिस से आया था पर्सन, क्या उसने कुछ बदतमीजी करी है? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही, मैं तो मूड नहीं था, तो थप्पड़ लगा दी मैंने। बोला कोई नहीं पापा, वो पेमेंट करना था, वो 50 लाख रुपए प्लस जीएसटी का। बोला कौन सा पेमेंट बेटा? वो बिल भेजा था ना मैंने आपको कंसल्टेंसी का। बोला हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। बोले ठीक है क्या पापा, पापा पेमेंट चाहिए? हाँ हाँ, नहीं पापा पेमेंट चाहिए ना। बोले क्या? ना हो पाएगा। पापा ने क्या बोला? पेमेंट। बोला कोई बात नहीं पापा, कल दे देना। हो ही नहीं पाएगा। अरे पापा नाराज कर, बात नहीं देना, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं। बोला हो ही नहीं पाएगा। बोले पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। कर दिया। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या करेंगे? मम्मी को बोला जा, बोल दे जा। और पूरा 50 लाख बैड डेप्ट, 1 रुपया नहीं दिया। एग्रीमेंट साइन करा ना, जा जो करना है कर ले। और 100% अमाउंट बैड डेप्ट हो गया। बताओ ये 50 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा नहीं दिया सर, 1 रुपया नहीं दिया पापा ने। अब सर थोड़ा सा रिवर्स में जाके वो डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई सप्लाई की, वहां से कनेक्ट करके देखिए सर आप, सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी, वॉज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट? क्या ये कंसिडरेशन के लिए था कि नहीं था सर? कंसिडरेशन के लिए था बेटा, पर कंसिडरेशन मिला तो नहीं बेटा। हाँ नहीं नहीं, अग्री छोड़ो सर, कंसिडरेशन के लिए था ना बेटा, बस बात खत्म। ये क्या लिखा है क्या कि सप्लाई तभी होगा जब कंसिडरेशन रिसीव हुआ है? क्या बोला है? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, एंड यस इट वाज फॉर अ कंसिडरेशन। 50 लाख पे जीएसटी लगेगा, भले बैड डेप्ट हो गया, 1 रुपया भी नहीं आया, जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? मतलब केस नंबर 1 जहां 10 लाख रुपए रिसीव हुए थे, वेयर द 10 लाख रुपीज वर रिसीव्ड, तो भी आपने क्या बोला? सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। केस नंबर 2 50 लाख रिसीव हुआ, 50 लाख रिसीव नहीं हुआ, फिर भी आपने क्या बोला? सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। मतलब केवल पैसा रिसीव हो रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो कंसिडरेशन है। अगर पैसा रिसीव नहीं भी हो रहा है, इट डज नॉट मीन कि कंसिडरेशन नहीं है। मतलब सर केवल बैंक अकाउंट देखकर कितना पेमेंट आया कितना नहीं आया, केवल इतना सा देख के यू कांट डिफाइन कि किस पे जीएसटी लगेगा किस पे नहीं लगेगा। आई होप सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। बस अब ध्यान देना, मैंने आपके माइंड के हर एंगल से सर मैंने ओपन कर दिया आपका माइंड का हर सोचने का पॉइंट। पर सर अब मेरा रिक्वेस्ट आपसे क्या है? बिना सोचे आंसर मत देना बस आप। क्लियर? अब मैंने हर एंगल से बात कर ली। मैं कह रहा हूं लाइफ का कोई पॉइंट आ जाए, मैंने इतना बेकार एग्जांपल दिया बेटा, इससे बेकार कुछ हो नहीं सकता सर। मतलब इसके अलावा इससे बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। एक्सट्रीम लेवल की बात मैंने कर ली आपसे दोनों ही। हाँ है ना भाई? पर क्या है, आपका आंसर सही होगा अगर आपने सोच के आंसर दिया तो बेटा। मैंने आपका माइंड ओपन कर दिया है। क्लियर? अब सोचिए आप, आंसर 100% आएगा, सही आएगा, पर बिना सोचे यस एंड नो मत बोल देना बेटा। क्लियर? एक बार फिट करके देखना कि क्या आप अपने दिल से पूछना, क्या आपने फीस के लिए काम किया, क्या आपने कंसिडरेशन के लिए काम किया। अगर आपका दिल कहता है यस, तो लगा देना जीएसटी। क्लियर बच्चों? आवाज नहीं आ रही ओए? तो सर देखना ध्यान से, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। केवल इतना ही काफी नहीं है, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। It should be in the course or furtherance of business. Although it is for a consideration, it doesn't mean कि वो supply होगा ही होगा unless until it is in the course or furtherance of business. Example, मान लो सर पैसा नहीं है सर, घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी, 10 लाख रुपए आ गए। सर क्या क्या 10 लाख का लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग खेलेंगे बेटा, है ना? आईपीएल चालू है बेटा। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, जो आदमी जैसा होता है ना बेटा वैसे ही सोचता है। सर पॉइंट है मेरा आपसे कि सर घर का पुराना ज्वेलरी बेच दिया फॉर अ कंसिडरेशन। यस सर, बताओ सप्लाई है क्या? सर मान लो किसी पर्सन ने अपने घर का पुराना ज्वेलरी बेच दिया, इज इट सप्लाई और नॉट? क्यों नो?
That is not the business asset. Those are not stock of the business. Those are not in the course or furtherance of his business. ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. Although 10 लाख रुपए में बेचा है बेटा, for a consideration बेचा है, but it is not in the course or furtherance of his business. That's why it is not supply at all. हाँ या ना? Yes या no? पर सर यही अगर मैं ज्वेलर होता, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस होता बेटा, और मैंने ज्वेलरी बेचा होता तो इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हाँ है ना? अच्छा सर ये मेरा बिजनेस का एसेट है, मान लो लैपटॉप, आईपैड वगैरह कुछ भी बेटा, ये मेरे बिजनेस के एसेट्स है, मैंने बिजनेस के एसेट बेचे हैं, तो भी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के स्कोप में आएंगे. और फॉर अ कंसिडरेशन है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है. यस, सप्लाई के स्कोप में आएंगे. भले लैपटॉप बेचना मेरा बिजनेस नहीं बेटा, मेरा बिजनेस क्या है? कोचिंग पढ़ाना, पर मैंने लैपटॉप बेच दिया पुराना. सर मेरा बिजनेस का एसेट था, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू थी बेटा. हाँ है ना भाई? वो अगर मैंने बेचा है तो इट इज इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा. हाँ या ना? यस या नो? अब जाके खत्म हुआ है क्लॉज नंबर ए. मजा आ रहा कि नहीं आ रहा सर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सप्लाई क्या होता है और कैसे पढ़ते वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है सर? समझे? देखो बच्चों, एग्जाम्स, यू आर इनटू फाइनल लेवल यार, आप समझिए मेरी बात को. आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ये नहीं आएगा. राइट डाउन इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सर इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आता था ना बिजनेस मैनेजमेंट में सर, ये नहीं आएंगे क्वेश्चन यार, ये नहीं आएगा यार. आपको एक केस बना के पूछेंगे, बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछेंगे सर आपसे. इसलिए आपको हर एक वर्ड का ऑपरेशन आना चाहिए बच्चों. समझे आप मेरी बात सर? और ये ऑपरेशन का मतलब होता है हर एक पॉइंट दिल तक पहुंचना चाहिए बेटा. अब जो मैंने एग्जांपल्स दिए आप उनको टिप्स पे याद नहीं कर सकते बच्चों, पर हाँ मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी भी बात आएगी तो वो मेरे एग्जांपल आपको क्लिक करेगा बेटा. समझे आप मेरी बात? सर एग्जांपल में कोई रटा रटा नहीं बोलता हूं, मेरी मर्जी होती बोलता हूं यहां पे मैं. क्लियर? कुल मिला के पॉइंट आपके दिल तक पहुंचना चाहिए. हाँ है ना बच्चों? क्लियर? कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा राइट डाउन सेक्शन नंबर 7, कभी नहीं आएगा सर, मेरी गारंटी नहीं आएगा सर. हाँ ये जरूर आएगा कि एक ज्वेलर ने अपनी ज्वेलरी बेची, अपने गुड्स बेचे सर, अपने ऑफिस के गुड्स बेचे, या अपने बिजनेस के एसेट बेच दिए उसने, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? ये आ सकता है. ये आ सकता है कि इसने अपने पापा को सर्विसेज दी है फॉर अ कंसिडरेशन, पापा ने कोई पैसा नहीं दिया आपको, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ है ना बच्चों? क्लियर? ऐसा केस बना के पूछ लेंगे बेटा आपसे. किसी मंदिर में आपने डोनेशन दिया है, सर क्यों? सर उन्होंने अपने बिजनेस का नाम आपका पब्लिश किया वहां पे बेटा, एडवर्टाइज किया बेटा, और उसके लिए आपने डोनेशन दिया 10 लाख रुपए, ये सप्लाई है कि नहीं सर? सप्लाई है. ये क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में बेटा आपको. मतलब इस तरह से कुछ भी पूछ लेंगे बेटा. मेरे को पता है आपको 10 केस पढ़ा के याद नहीं करवाने हैं, मेरे को लो पढ़ना सिखाना बेटा. आपका माइंड ओपन करवाना है कि सर अब जो आना है आ जाए, गारंटी आप आंसर दोगे सर. क्लियर? इसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता बेटा. अभी अब इसमें से जो पूछना है पूछ ले, जैसे पूछना है पूछ ले, आपको आता है बेटा. हाँ है ना? वो ताकत आपको दिलवानी है बेटा, मेरा काम वो है बेटा. क्लियर? तो सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए खत्म होता है. अब बोलता है क्या? सप्लाई. द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ. When such supplies are made or agreed to be made by a for a plus it should be in the course or furtherance of his. आया मजा सर? इसको रटना है क्या? क्या मगब क्या है क्या आपने? पर शायद हर एक वर्ड समझ में आ गया, अपने आप याद हो गया बेटा. आपको मगब नहीं करना बच्चों. इसको मगब कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे बेटा हम? कोई मतलब नहीं सर उसका. ओके क्लियर? डन सर. सर ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. हाँ ना बेटा? सर फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस. ठीक है साहब? ये मैंने समराइज फॉर्म में लिखा है यहाँ पे. ओके सर क्लोज नंबर डबल ए. अच्छा यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर? और हाँ सर देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन. देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन. सर कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है. शुड नॉट बी एनी कैजुअल लिंक, शुड नॉट बी एनी इनडायरेक्ट लिंक. जैसे बेटा पापा ने खुश होकर 10 लाख रुपए दे दिए, याद है बेटा आपको? क्यों दिए 10 लाख रुपए? आज तक तो खुश नहीं हुए बेटा ऐसे, क्योंकि
आपकी एडवाइस पापा को काम आई थी बेटा, इसलिए खुश हुए और इसलिए फीस दी आपको 10, इसलिए पैसा दिया 10 लाख रुपए बेटा, बट स्टिल इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, है ना. देयर इज अ कैजुअल लिंक, देयर इज एन इनडायरेक्ट लिंक, बट सर इट इज नॉट, देयर इज नो डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन कंसिडरेशन एंड एक्टिविटी बेटा. आपने कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया था बच्चों. क्लियर, समझे मेरी बात. अब सर ये सारे पॉइंट मैंने बुक में लिखे हैं बेटा आपको. सर जब बुक से पढ़ेंगे ना बेटा तो आपको एकदम लगेगा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये फील आपको आना चाहिए बेटा. पर ये फील आपको कब आएगा, जब आपको चीजें इस तरह से आपको आएगी. ओके, दैट्स व्हाट द टारगेट इज. सर मेरे ओपिनियन में पढ़ाई इसको कहते हैं बेटा. आपको चीज समझ में आनी चाहिए. सर मैं कह रहा हूं आपसे, सर आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया है, ध्यान देना बच्चों, जो नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूं ध्यान देना बेटा. सर आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो उस टॉपिक के यू शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप सीए कोई एक दिन में जब रिजल्ट आता तब नहीं बनते हो बेटा, आप सीए रोज बन रहे हो सर, हाँ है ना. सर वो इंटेंट के साथ आपको पढ़ना है बच्चों. आपको केवल एग्जाम पास करने के लिए केवल एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं पढ़ना है सर. सर रोज आप सीए बन रहे हो, उस टॉपिक के आप सीए बन जाने चाहिए बेटा. अगर आप उस टॉपिक के सीए नहीं बने मतलब मजा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है सर. और सर मैं कह रहा हूं आपसे, आपने केवल एग्जाम ओरिएंटेड, केवल एग्जाम के लिए अगर आपने पढ़ाई करी है, मैं कह रहा हूं शायद एग्जाम ना हो पाएंगे क्लियर, मेरी गारंटी सर आपसे, क्योंकि दीज आर फाइनल्स बच्चों. व्हाट सीए इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, सीए हो, सीएस हो, सीएम हो, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि सर ये एडवाइस देगा सर. इसकी डिग्री देख के लोग इससे कंसल्टेंसी लेने आएंगे. वहां क्या आप डेफिनेशन पढ़ के बता दोगे उसको क्लाइंट को क्या? आप सोचो ध्यान से, आप खुद लॉजिकली सोचिए बेटा. आपके डेफिनेशन पढ़ के बता दोगे ये सप्लाई की डेफिनेशन है, बट नहीं, आप उसका केस समझोगे और सर लॉ को आप अप्लाई करोगे, हाँ है ना. और लॉ अप्लाई करना अगर आपको आ गया, माहौल बन गया सर. क्लियर, समझे आप मेरी बात सर. और यही बेस पे क्वेश्चन बनते एग्जाम में. आप ये मत समझना 100 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर दिया तो सर वही एग्जाम में आने वाला है, नहीं, 101 वही आने वाला है सर. क्लियर, आपका ताकत होना चाहिए तो जो पूछना है पूछ, जैसे पूछना है पूछ, तब जाके मजा आएगा. क्लियर, इसके लिए आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए सर. याद करने से मतलब नहीं सर, समझ में आना चाहिए. क्योंकि सर आपने याद भी कर लिया तो ये नहीं पूछेंगे राइट डाउन सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1. क्लियर, अप्रोच समझ में आ रही है आपको मेरी, हाँ है ना. इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच. क्लियर, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि टैक्सेशन इज अ थ्योरी सब्जेक्ट. अरे हट सर, in my opinion any taxation subject can never be a theory subject, it's highly practical. आप प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअली सोच के तो देखिए. आप प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइव डे टू डे एग्जांपल्स. सर आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ट्रांजेक्शन करते हो वहां से लिंक होना चाहिए सर, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी बेटा, हाँ है ना भाई. समझ में आ रहा है. आइए सर, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर डबल है, कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने अगर अपने मेंबर्स को कोई सप्लाई किया है, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, या मेंबर्स ने एओपी बीओआई को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी फॉर अ कंसीडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा. और सर एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, दो डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे, दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे सर. और उन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा. ऐसा यहां लिखा है. अब मैं समझाता हूं क्या लिखा है बेटा, क्यों लिखा है वो समझा देता हूं बेटा. एक एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा, कोई खास पॉइंट नहीं है. ये केवल इंडस्ट्री में झगड़े थे उसको खत्म करने के लिए क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया. बीच में इंसर्ट किया ना बेटा, डबल ए दिख रहा है देखो आप, ए बी सी बीच में आ गया कैसे डबल ए, तो ये अभी लास्ट ईयर एड किया है बेटा ये. क्लियर, क्यों, इंडस्ट्री के झगड़े खत्म करने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए सप्लाई के स्कोप में डाल दिया इसको. अब वो क्या झगड़ा था वो समझना बच्चा, कोई टफ पॉइंट नहीं है सर, 2 मिनट लगेंगे. मान लो, हाँ पहले कुछ लोग मानते फिर याद आता सबको हाँ मानना है सर. हम सब लोगों ने मिलके एक क्लब बना दिया सर, फ्रेंड्स क्लब, माहौल एकदम. अब सर एवरी मंथ हमने डिसाइड किया, एवरी मंथ हम लोग मिलेंगे, पार्टी शार्टी माहौल बनाएंगे. क्या क्या बोल रहे, हाँ हाँ सर आने दो सर. अब सर एवरी मंथ हम मिलेंगे, जो भी इंडस्ट्री के अपडेशन होंगे वहां डिस्कस करेंगे, एंड सर पार्टी शार्टी माहौल बनाएंगे सर. क्लियर, फॉलोड बाय डिनर एंड डांस पार्टी, हाँ है ना भाई. अब सर हमने क्लब बना दिया. अब ये पैसा कहां से आएगा सर, एवरी मंथ हम मिलेंगे, कोऑर्डिनेट करना है सर, सब चीज अरेंज करनी है, पैसा कहां से आएगा, वी ऑल विल कंट्री.
हाँ यशवंत सर बेटा। सर सुनना, पॉइंट ये हम सब मिलके क्या करेंगे, कॉन्ट्री करेंगे बेटा, हूं तो करो रे। अब जो हम कॉन्ट्री कर रहे वो क्या है, मेंबरशिप फी एक तरह से मान लो बेटा उसको आप, हाँ है ना, भले एडवांस में आपने मेंबरशिप फी दे दी, या होता है जब एक्सपेंस हो गया उसके बाद आप कॉन्ट्री करो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मेंबरशिप फी। या इस तरह से समझ लो इसको आप कि क्लब ने आपको सर्विसेज दी है, क्लब ने आपको कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दी, उसके लिए आप फीस दे रहे हो बेटा क्लब को, हाँ है ना भाई। तो सर भले उस क्लब का हमने कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया, अच्छा क्लब का अगर इनकॉर्पोरेशन करा देता तो वैसे वो सेपरेट पर्सन बन जाता बेटा, वो ये कंपनी बन जाती, पार्टनरशिप फर्म बन जाती, उसको अगर आप फीस दे रहे हो तो वैसे भी सेपरेट पर्सन है बेटा, तो पैन नंबर अलग है उसका बेटा, आपका पैन नंबर अलग है, आप फीस दे रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में वैसे भी आता बेटा। पर अगर उसका हमने इनकॉर्पोरेशन नहीं भी कराया, क्लियर, तो भी उसको सेपरेट पर्सन मानेंगे, क्या करेंगे सर, और ये मानेंगे कि उस क्लब ने आपको सर्विसेज दी है, उसके लिए फीस लिया है बेटा, हाँ है ना भाई। और उस पर क्या लगेगा सर, जीएसटी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्लब कौन है, क्लब तो हम लोग ही तो है। लोगों ने झगड़ा क्या किया, मैटर कोर्ट तक गया बेटा, सर्विस टैक्स के टाइम से मैटर चलता था। लोगों ने क्या बोला, क्लब क्या है, क्लब तो हम लोग ही तो है, और हम खुद के लिए कॉन्ट्री कर रहे हैं, तो हम तो एक तरह से खुद के लिए काम कर रहे हैं साहब, हम तो खुद को फीस दे रहे हैं सर एक तरह से, किस बात का जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई की डेफिनेशन में, और क्लियरली लिख दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, और साफ साफ लिख दिया कि ऐसा अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, एनी अदर जजमेंट। सर किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिक्री, किसी जजमेंट में क्या लिखा, वी डोंट केयर, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दोनों को क्या मानना है बेटा, दो सेपरेट पर्सन मानना है। और उन्होंने अगर आपस में कोई सप्लाई किया है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, दिमाग खराब मत करना बच्चों, बोलो यस सर, हाँ है ना भाई, क्लियर। अब क्या होता है बेटा, ये अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अब सर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई क्लब सोसाइटी हूं तो करो रे, क्लियर। सर आपने देखा होगा लायंस क्लब, रोटरी क्लब, कई सारे क्लब का नाम सुना होगा सर आपने, यहां जो मेंबरशिप फी आप दे रहे हो बेटा, क्लियर सर, यह अपना है फ्रेंड्स क्लब, माहौल क्लब, सर ये सब, और इसके इंडिविजुअल मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, और इन्होंने आपस में जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया है फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई गुड्स या सर्विसेज जो सप्लाई करी है वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। अच्छा अब ये तो बात मैंने करी आपसे कि क्लब ने सर्विसेज दी, अब साहब वो क्लब के अंदर सर एवरी मंथ हमको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा कि कहां पार्टी होगी, वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, फूड का मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना सर, डीजे कौन बजाने आएगा, क्योंकि आप बोलोगे ना डीजे वाले बाबू गाना चला दे, हाँ बेटा वेरी गुड बेटा, क्लियर। ये गाने के लिरिक्स कैसे याद होते ना बेटा, ये सर सेक्शन नंबर याद नहीं होता सर हमको बस, सर अब सरकार ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, हर मेंबर से पेमेंट कलेक्ट करना, क्लियर, ये सब काम कौन, अकाउंटिंग करना, हिसाब रखना, सब काम कौन करेगा सर। तो हमारे मेंबर्स जो थे उनमें से दो मेंबर ने बोला कि ये सारा काम हम कर लेंगे साहब। अब वो दोनों मेंबर क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे उसके लिए फीस लेंगे बेटा, हाँ है ना। अब उन्होंने फीस लिया क्लब से बेटा, तो दोज मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब फॉर अ कंसिडरेशन, हाँ है ना। और दोनों दो सेपरेट पर्सन है, जो सर्विसेज दी उस पर क्या लग जाएगा बच्चों, जीएसटी। अच्छा मान लो आप भी क्लब के मेंबर हो और यश आप भी क्लब के मेंबर हो बेटा, अब आपने सर्विसेज यश को दी, यश ने सर्विसेज किसी और को दी, अब क्लब के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो क्या सप्लाई नहीं है क्या, सप्लाई है ना बेटा। आपने इनको गुड्स बेचा फॉर 10 लाख रुपए, जीएसटी लग जाएगा, आपने 5 लाख का गुड्स किसी और को बेचा, सप्लाई है बेटा। तो सर मेंबर्स आपस में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो ठीक है ना, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सप्लाई करे अपने को करना बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, हाँ है ना भाई। तो कुल मिला के अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन है, मेंबर्स क्लब को सप्लाई कर रहे हैं या क्लब मेंबर को सप्लाई कर रहे हैं, जो मेंबरशिप फी आप पे कर रहे हो या शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा, और ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगेगा, हाँ है ना सर, यस या नो,
दोनों को दो सेपरेट पर्सन मानना है बेटा, यस या नो? पक्का? एक बात और बेटा, अब पता है क्या होता है, जब कोई क्लब, सोसाइटी या ज्वाइंट वेंचर, नाम दे दो बेटा, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीवाई जो लिखा ना मैंने आपके लिए बेटा, अब उसको भले ही आप क्लब बोल दो, ज्वाइंट वेंचर बोल दो, सोसाइटी बोल दो, कोई भी नाम दे दो बेटा, जिसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ बेटा, ओके? अब उसने क्या किया बेटा, मेंबर से जो कंट्रीब्यूशन मांगा है, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं क्या, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश कॉल। क्या बोलते हैं बेटा? कैश कॉल। पैसा मांगा है बेटा आपसे, क्लियर? फॉर मीटिंग आउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लब टू ऑर्गेनाइज सम सर्विसेज और टू ऑर्गेनाइज सम सप्लाई सम गुड्स और सर्विसेज टू मेंबर्स, क्लियर? वो सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे, जीएसटी लगेगा, हाँ या ना बेटा? हो सकता है वो कैश कॉल मेंबरशिप फी जो है वो एडवांस में ले या खर्चा करने के बाद ले बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, यस या नो? ओके। अब क्या होता है सर, अगर वो कैश कॉल, अच्छा समझना बात को, मान लो हमारा मेंबरशिप फी है ₹1000 पर मंथ बेटा, जो आप पे कर रहे हो 1000 पर मंथ, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है बेटा हमारा, उस पर जीएसटी लगेगा, वो मेंबरशिप फी हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, उस पर जीएसटी लगेगा, हाँ है ना सर? पर हमने सोचा इस बार कुछ बड़ा करते हैं बेटा, आज कुछ तूफानी करते हैं, और हमने बोला एक काम करते हैं, हम सारे मेंबर्स मिलके, मान लो 100 मेंबर्स है सर, हम सब 100 मेंबर्स मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। अब हम सबका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया, ट्यूनिंग अच्छा हो गया, हम एक दूसरे पे विश्वास रखते, बड़ा काम करते, सबने 1-1 करोड़ रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितना? 1 करोड़ ईच। वो मेंबरशिप ही नहीं है, वो कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या है सर? वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। सर हम क्या करेंगे, 1-1 करोड़ ईच कॉन्ट्री करेंगे, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड सर हमारा एक अर्निंग सोर्स चालू हो जाएगा सबका बेटा। तो 1 करोड़ रुपए जो हम डाल रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट बेटा, दैट इज नॉट मेंबरशिप फी, हाँ है ना? और सर वो 1 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन, and no GST will be charged on such amount of capital contribution, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना बेटा? अरे समझ में आया पॉइंट आपको ये? अरे क्लियर, पक्का, डन सर। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता है, पर यही कैश कॉल का अमाउंट, यही कैश कॉल अगर रेवेन्यू नेचर का होता, रेवेन्यू नेचर का होता, या समझ लो एडवांस फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, बच्चा हाँ है ना भाई? रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए होता है बेटा, मंथली पार्टी करनी है या कंट्रीब्यूशन देना है या गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए बच्चों, तो सर ये गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई करने के लिए आप फीस दे रहे हो, उस पर जीएसटी लगेगा। कोई डाउट इसमें बेटा? अरे क्लियर है मालिक? डन, पक्का, 100% माहौल। सर ये था क्या, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीओआई और उसके मेंबर्स। सर गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर्स ने अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीओआई या ज्वाइंट वेंचर क्लब, इसके नाम पे एक सर्कुलर दे रखा बेटा, जो मैंने आपको ये पढ़ाया ना सर, सब कुछ जो भी मैंने एग्जांपल दिया, इस पे सर्कुलर था, वो सर्कुलर भी मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको बच्चों। क्लियर, समझे आप मेरी बात? अच्छा सर्कुलर्स क्या होते हैं पता है? सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। सर्कुलर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, वो कानून का पार्ट नहीं है। क्या होता है, लॉ के अंदर कोई प्रोविजन लिखा हुआ बेटा, और उसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है बेटा, इंडस्ट्री वालों ने डिपार्टमेंट को डाउट रेज किया, डिपार्टमेंट को लगा कि फॉर पब्लिक एट लार्ज क्लेरिफाई करने के लिए क्लेरिफिकेशन इशू करना चाहिए, तो उसके लिए वो सर्कुलर इशू कर देते हैं, दैट इज मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। वो ऑफिसर्स डिपार्टमेंट सर क्या करते हैं, क्लेरिफिकेशन इशू कर रहे हैं बच्चा। क्लियर, तो जो हमने पढ़ा वो मैंने पूरा सर्कुलर के अंदर कवर कर लिया, सर्कुलर में जो था वो पूरा मैंने यहाँ कवर कर लिया बच्चों, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर बच्चों, ध्यान ना, सर्कुलर्स कभी भी याद नहीं करने हैं। सर्कुलर्स क्या होते हैं, प्रोविजन अगर आपने पढ़ लिए तो आप में और मेरे में ताकत ही होनी चाहिए कि हम उस सर्कुलर को सॉल्व कर पाए। सर्कुलर के अंदर कोई नई बात नहीं लिखी बेटा, जो प्रोविजन में लिखा है उसी को क्लेरिफाई करने के लिए बताया है, तो प्रोविजन इतना अच्छा पढ़ लो कि सर्कुलर अपने आप अपना समझ में आ जाए। तो मैं क्या करता हूं सर, पढ़ाता प्रोविजन आपको इस तरह से हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, फिर एग्जाम्पल लेके मैं आपके सर्कुलर भी कवर कर लेता हूं बच्चों।
तो उससे क्या होता है, आपको याद नहीं करना पड़े कोई चीज, हाँ है ना, और ऑटोमेटिक आपके प्रोविजंस यहां फिट हो जाए बच्चों। अरे क्लियर, पक्का, डन। सर अगर आप लॉ मेकर की लैंग्वेज देखेंगे बच्चों, सर अगर आप लॉ मेकर्स की लैंग्वेज देखेंगे, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए, यहां बताए क्या लिखा है, यहां एओपी बीओई का नाम नहीं लिखा बेटा, मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, आप सुनना ध्यान से बेटा। द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन, अच्छा सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर डबल ए, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के अलावा किसी और पर्सन ने सर्विसेज दी किसको, टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने मेंबर्स को या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्ट्स को बेटा, क्लियर, और वाइस वर्सा, मतलब मेंबर्स ने क्लब को सर्विस दी एक तरह से, फॉर कैश हो, डेफर्ड पेमेंट हो या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बेटा, हाँ है ना, आप कैश पेमेंट करो, डेफर्ड पेमेंट करो बेटा, या कोई भी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दो, इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों, हाँ है ना भाई। अब अदर देन इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब एओपी बीओपी का ही मतलब था यहाँ पे बेटा, हाँ है ना बेटा, क्यों, क्योंकि डिस्प्यूट उसी में था बच्चों, क्लियर, और फिर एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, किसी भी लॉ में, किसी भी जजमेंट में, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी डिक्री में कुछ भी लिखा हो, एओपी बीओई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, उस सेम पर्सन नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ये यहां लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए बेटा, ध्यान देना। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लोज इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, मतलब किसी और, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब क्या है, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा उससे हमें कंसर्न नहीं है, वी डोंट केयर, कह दिया ना, बस कह दिया, हैशटैग वाइफ, सर सुनना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट और एनी डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, किसी भी कोर्ट ने कुछ भी लिखा हो, कोई जजमेंट दिया हो, वी डोंट केयर, द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स or the constituent shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter से मतलब आपस में जो ट्रांजेक्शन किए shall be deemed to take place from one such person to other person and वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे और उस पर जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सर? अच्छा, ये जो है ना बेटा, ये बैरेट का लैंग्वेज है बेटा, दीज आर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, हाँ है ना, क्लियर। अच्छा, ये यहाँ पे पीछे मैंने जहां सप्लाई का डेफिनेशन खत्म होता है, देखिए मैं जस्ट बता रहा हूं कैसे मैंने प्रोविजन दिया है। सप्लाई का डेफिनेशन शुरू हो रहा है यहां से बेटा, ये मैंने छोटा सा एक ब्रीफ दिया, सप्लाई क्या है बेटा, ओके सर। फिर मैंने आपको डेफिनेशन का डायरेक्ट पोर्शन दिया है, क्या दिया बेटा, डायरेक्ट, पर ये डायरेक्ट आप नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट की बात क्या होता है, एक सप्लाई ने ब्रीफ दे रखा, ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे फिर समझ में आ जाएगा आपको बेटा। एनालिटिकल डिस्कशन आप शुरू करिएगा हमेशा, ओके। और वहां पे जो एनालिसिस मैंने दे रखे हैं, वहां मैं अभी आपको पहले डबल ए बता रहा हूं डायरेक्ट में आपको बेटा, ये रहा क्लोज नंबर डबल ए, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आपको बुक से कैसे पढ़ना है बेटा, अभी रुकिए। ये क्लोज नंबर डबल ए दे रखा बेटा, क्लियर, इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है। एक बात तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में जो मैंने डायरेक्ट में लिखा वही लिखा है बेटा, और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखा, मेंबरशिप फी वगैरह लिख दिया मैंने यहाँ पे बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा, क्लब अगर अपने मेंबर्स को गुड्स बेच रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा बेटा, क्लब अगर मेंबर को सर्विसेज दे रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा बच्चों, क्लियर। फिर इसका जो मैंने जॉइंट वेंचर वाला सर्कुलर आपको बताया था बेटा, अभी बताना भी मैंने आपको, जॉइंट वेंचर वाला कैश कॉल याद है, कैश कॉल, क्लियर, वो यहां आपको मिल जाएगा, कैश कॉल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन याद आया बच्चों आपको, क्लियर। फिर दो मेंबर्स अगर आपस में सर्विसेज दे रहे हैं, सर गुड्स सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय जॉइंट वेंचर फ्रॉम इट्स मेंबर्स, आपने मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है या क्लब ने मेंबर को सर्विस दी है, क्लियर, वो सप्लाई के स्कोप में तो आएगा ना बच्चों। ये सारे इश्यू मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और यही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, जैसे हमने बताया ना आपको, हम 100 मेंबर्स ने मिलकर क्लब बना दिया बच्चों, क्लियर, और आपस में हमने कॉन्ट्रीक्ट किया, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बना के मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन मनी बच्चों, हाँ है ना भाई, समझे। तो सर क्या होता है, अगर आप बुक की लैंग्वेज याद करने जाए तो कुछ ना होने वाला, अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ ले
तो सर चीजें अपने आप सोल्व होती जाएगी बेटा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अभी सर्कुलर जो दे रखा ना बेटा, इसका एक एक वर्ड हमने पढ़ लिया बेटा, समझा मेरी बात? अरे क्लियर? ओके सर वापस अभी आइए यहां पर, हम क्या पढ़ रहे भाई? सप्लाई। अरे क्या चल क्या रहा है भाई? द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? अच्छा क्लोज नंबर डबल है तो बीच में ऐसे ही ये अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओए का झगड़ा था, उसको खत्म करने के लिए बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना, किसी भी कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, जीएसटी के पर्पस के लिए दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, और दोनों ने आपस में अगर सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा। क्लियर? ओके, मेन पॉइंट था क्लोज नंबर ए, बी और सी। अच्छा ए क्या बोलता है बेटा? सप्लाई शुड बी फॉर अ प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्लियर? क्लोज नंबर बी बोलता है कोई बात नहीं, अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी तो। इंपोर्ट ऑफ फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए हो या ना हो, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन, इधर इधर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा, बट इट शुड बी फॉर अ, इट शुड बी फॉर अ, गूगल पे सर्च किया आपने बेटा, गूगल आउट ऑफ इंडिया की कंपनी बेटा, सर उसने सर्विसेज दिए बेटा, आपको फ्री सर्च करके दिया बेटा, आपने जो भी सर्च किया। क्लियर? पर उसने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा। बट सर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन, भले भी बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई के स्कोप में आएगा। एग्जांपल दो बेटा इसका मैं, netflix.com, netflix.com, आपने वीडियो सब्सक्राइब की बेटा, हूं करना पड़ेगा सर। क्लियर? नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया बेटा फॉर अ आउट ऑफ इंडिया की कंपनी बेटा। क्लियर? सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया है। वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे आईजीएसटी एक्ट पढ़ते वक्त बेटा, पर हाँ अभी वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान लो बेटा। तो netflix.com की सर्विसेज आपने लिए इंडिया के अंदर बच्चे, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? दैट इज फॉर अ, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्या आपने वो netflix.com का जो सब्सक्रिप्शन लिया, क्या आपके बिजनेस के लिए लिया आपने? तो भी सप्लाई है बेटा। अगर बिजनेस के लिए होता तो भी सप्लाई होता। इसको बोलते क्या? OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज आगे आएगा, पढ़ेंगे डिटेल में, बस नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। हाँ ना, नेटफ्लिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल। आप चाहे सर गूगल पे एड कर रहे हो बेटा, होता ना गूगल एड, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, इंस्टा एड, हाँ है ना भाई, होता ना पेड प्रमोशन बेटा। क्लियर? मान लो कंपनी आउट ऑफ इंडिया है बेटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज में ये भी आता है एडवर्टाइजिंग ओवर द इंटरनेट या क्लाउड सर्विसेज, हाँ है ना भाई, होता ना। अगर आपको सर एक्स्ट्रा क्लाउड सर्विसेज आपको स्टोरेज के लिए चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा बेटा। गूगल ड्राइव पे लेक्चर हम शेयर करते हैं बेटा, तो पेड ड्राइव हमने ले रखी बेटा, पेड स्टोरेज कैपेसिटी ले रखा हमने गूगल का। क्लियर? वो क्या है सर? OIDR सर्विस। तो सर हमने भले बिजनेस के लिए ली हो या आपने netflix.com भले नॉन बिजनेस के लिए ली, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। आया मजा? आइए सर। अच्छा क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? कंसिडरेशन भी होना चाहिए प्लस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। क्लोज नंबर बी बोलता है क्या? कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के लिए है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोज नंबर सी बोलता है चिंता मत कर, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई है। क्या बोलता मालिक? कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई है, अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है। कहां कवर है सर? एट प्रेजेंट
इन द शेड्यूल नंबर 1 देयर आर 4 ट्रांजेक्शंस, और वो 4 ट्रांजेक्शंस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे तो क्या लगेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही सर, क्या लगेगा? बट शेड्यूल 1 में कवर है तो, शेड्यूल 1 में कवर नहीं तो सप्लाई नहीं है। क्लियर? अब वो 4 ट्रांजेक्शंस कौन कौन से है शेड्यूल नंबर 1 में? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे बेटा? सप्लाई का डेफिनेशन। सर क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बेटा? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो ध्यान से बेटा, क्लोज नंबर ए क्या है? नॉर्मल जितनी बिजनेस की एक्टिविटी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, वाटर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सब कुछ कवर हो गया भाई। फिर बोल दिया क्या? आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन, भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई है। फिर बोल दिया क्या? ये 4 ट्रांजेक्शन भले कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी क्या है? एग्जाम्पल दो बेटा एक। देख शेड्यूल 1 आज नहीं पढ़ पाएंगे हम, पर एक एग्जांपल देके आपका माइंड ओपन कर देता हूं। आपने आपके रिलेटेड पर्सन को, किसको बेटा? गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ है ना भाई? भले ही वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी क्या है? वो सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा। क्लियर? क्योंकि आपने अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों। हाँ है ना मालिक? क्लियर? समझे मेरी बात? ये एक एग्जांपल दिया आपका माइंड ओपन करने के लिए। इस तरह के कुछ 4 ट्रांजेक्शंस वहां लिखे हैं सर, जहां पे लॉजिकली कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? डन। तो सरकार वक्त होता है समाप्त। पर सर ध्यान देना, मैं आपको बुक से बताता हूं कि आपको क्या पढ़ के आना है बेटा। इधर ध्यान, मैंने कुछ पॉइंट बीच में से नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ने में मैं बता देता हूं क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना आपको। आपको आज शुरू करना चैप्टर नंबर 2 से बेटा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए मैंने बता दिया बेटा आपको। क्लियर? चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया कल आपको क्या डेफिनेशन नहीं पढ़नी बेटा, बाकी रीड कर लोगे चल जाएगा बेटा। अच्छा, चैप्टर 2 जहां शुरू हो रहा है बच्चों, चैप्टर 2 जहां शुरू हो रहा है वहां से शुरू करना बेटा आपको। ठीक है? ये यूनियन टेरिटरीज मैंने बता रखा बेटा आपको। यूनियन टेरिटरी में क्या क्या था बेटा? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, सर लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। हाँ है ना भाई? इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, क्योंकि उनका अपना खुद का क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर अलग से बेटा। ये देख रखा मैंने यहाँ पे, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर कल बताया था ना मैंने आपको बेटा। क्लियर? इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी नहीं मानते, उसको स्टेट मानते बेटा। याद आया बच्चों आपको? क्लियर? ठीक सर। फिर अब देखो यहां शुरू हो रहा सेक्शन नंबर 9। ये सेक्शन नंबर 9 का डायरेक्ट पोर्शन दे रखा है बच्चों, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ये आप नहीं भी रेफर करेंगे चल जाएगा बच्चों, ऑल्दो मैंने पढ़ा दिया सब कुछ। क्लियर? पर नहीं भी रेफर करेंगे अभी चल जाएगा बच्चों। क्लियर? नहीं देखना आपको, आप डायरेक्ट शुरू करिएगा एनालिटिकल व्यू ऑफ द टॉपिक से बेटा। ओके, ये आप पढ़ेंगे। फिर देखो बेटा सेक्शन नंबर 9.3, 9.4 रिवर्स चार्ज का बेटा, 9.5 याद है ईसीओ बेटा, या मैंने लिखा है द प्रोविजंस ऑफ 9.3, 9.4 एंड 9.5 आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 7। तब बात करेंगे हम डिटेल में बेटा। ओके, फिर सेक्शन नंबर 5 दे रखा है आईजीएसटी एक्ट का बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक है मालिक? ये सेम सेक्शन दे रखा है बेटा आपको, बैरेक्ट पोर्शन दे रखा मैंने ऊपर बेटा आपको। ये बैरेक्ट वाला पोर्शन नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा बच्चों, आप डायरेक्ट देखिएगा क्या? एनालिटिकल व्यू ऑफ द टॉपिक बेटा। ओके, एब्सोल्युटली सेम जो ऊपर लिखा है इंट्रास्टेट के लिए, वही यहाँ पे लिखा है इंटरस्टेट के लिए। ओके, और डिफरेंस क्या है? वहां मैक्सिमम रेट 20% होता है, यहाँ पे कितना होगा बेटा? 40%। और यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है बेटा, बस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बेटा। ओके, फिर ये शुरू हुआ क्या? सप्लाई का डेफिनेशन। हाँ है ना मालिक? इसमें ये तो मैंने एक शॉर्ट में दे रखा है, कोई खास बात नहीं, हम पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा यहाँ क्या लिखा है मैंने। ओके, ये अगेन डायरेक्ट पार्ट दे रखा है, ये नहीं देखोगे चल जाएगा बच्चे। ओके सर, एनालिटिकल व्यू ऑफ टॉपिक में आप जाएंगे जैसे ही यहां पे, सर एक मिनट आप सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट को लिख दो, पी फॉर पेंडिंग लिखो आप। मतलब आपको अभी नहीं पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको सर। ओके, इसमें लिखा है क्या? गुड्स का डेफिनेशन और सर्विस का डेफिनेशन, पर मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया। ध्यान रखना बेटा, मैंने गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन नहीं पढ़ाया है। ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस को और डिटेल में बता रखा है पे बेटा। ठीक है, नहीं पढ़ाया है मैंने आपको, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है? अच्छा, मेरे को कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना ना सर? मेरे को बहुत अच्छी क्लैरिटी है सर,
मेरे को पता है मेरे को कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे कनेक्ट होगा, क्लियर, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा आपको सर। ओके, ये मैंने पढ़ा दिया सर, आपको याद है फॉर अ कंसिडरेशन, याद है बच्चों, वो सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्लियर, वो सब आपको यहां मिल जाएंगे बच्चों। ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज याद है बच्चों आपको, एनालिसिस ऑफ द टर्म कंसिडरेशन याद है बच्चों आपको, क्लियर। फिर मैंने आपको यहां पर वो याद है नाम आपका लिखा तो मंदिर नहीं याद है बेटा, क्लियर, बिजनेस का नाम लिखा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, नहीं तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, वो सर्कुलर ये रहा बच्चों। ओके क्लियर। फिर इन दी कोर्स और फर्दर बिजनेस याद है, घर का ज्वेलरी बेच दिया आपने बेटा, याद है बेटा आपको, ठीक है सर, ये बाइज ज्वेलरी फॉर हिज पर्सनल यूज याद है बेटा, और वो ज्वेलरी उसने अगर बाद में बेच दी तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ओके ठीक। अच्छा एक बात और, ये बिजनेस का डेफिनेशन अभी रखिएगा पेंडिंग, बिजनेस का डेफिनेशन पेंडिंग रखना है, रीड मारना है, हम बाद में हम रीड कर लेंगे सर क्लास के अंदर, अभी नहीं पढ़ना आपको। ओके सर, ये इलस्ट्रेशन भी आप रखना पेंडिंग, बिजनेस की डेफिनेशन के जस्ट बाद में। ओके ठीक है सर, ये मैंने बता दिया आपको सर, ये हो गया, ये क्लोज नंबर डबल ए मैंने बता दिया आपको बेटा, ये क्लोज नंबर डबल ए का जॉइंट वेंचर वाला सर्कुलर मैंने आपको बताया बच्चों, और हाँ है ना भाई, ये इलस्ट्रेशन 4 उसी की बेस पे जो मैंने एग्जांपल दिया आपको। ओके, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस अभी लास्ट में पढ़ा हमने बेटा, ये नेटफ्लिक्स का मैंने एग्जांपल भी दे रखा बेटा, सब्सक्राइब ऑनलाइन वीडियोस बेटा। ओके, ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। ओके मालिक, फिर ये आपका शेड्यूल 1 शुरू हो रहा है, जो मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ा है, आपको यहां तक देख के आना बच्चों। पर हाँ रिक्वेस्ट क्या है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, क्लियर, समझे मेरी बात, यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए। अच्छा ये भी कह रहा हूं आपसे मैं, सर एक एक वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं सर आपको, आप एक जस्ट प्लेन रीडिंग कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। थीम वही रखना, आपको चीजें याद नहीं करनी, आपको चीजें समझनी बच्चों। ओके डन, थैंक यू सो मच। और हाँ एक मिनट सर, वो स्क्रीन के मेरे को फोटोज लेने हैं अभी, है ना, तो मैं आपके लिए तो डाल दूंगा ग्रुप में, है ना, हाँ डाल दूंगा, यस 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 यस। आज हमने शुरू किया यहां से बेटा, हाँ क्या बोल रहा बेटा, एक मिनट, कल क्या है, सैटरडे, परसों क्या है, बस आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी यही निकलेगी पूरी बेटा, ध्यान रखना। ओके, कल का टाइम क्या बेटा, ध्यान है आपको, 7 से 2:30। ओके, आराम से आना, सो के आना बेटा ना, बाकी सोने का मौका मैं यहाँ दूंगा नहीं आपको, ध्यान रखना। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पर हाँ जो वीडियो क्लास में, और आपका डाउट एक मिनट रुकिएगा, जो वीडियो क्लास में प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स, और आपके लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा ये। बाय बाय बेटा, थैंक यू माहौल। डॉन के केस में कौन लायबल याद है बच्चों आपको, 9-4, बिल्डर के केस में 9-5, ओला वाला केस बेटा, ओके ठीक है सर। सप्लाई का डेफिनेशन प्लीज सर, हैव अ क्लिक, 7(1)(a, ओके ओके, ये कॉपी करिए, सर्कुलर के अंदर लिखा है बेटा, मिल जाएगा आपको ये वाला पॉइंट। हाँ एक सेकंड, वो अभी आएगा नहीं, हाँ चलें दो, डन, ये अपना जीवन कोरा कागज बेटा। ओके सरकार, ऑल द बेस्ट, पढ़ के आइएगा माहौल के साथ, पर आपके एंड पे होना चाहिए बेटा। ओके बाय बाय।